लड़के के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। आओ 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 ना, प्यार के बोल गाओ ना, मुझको अपनी बाहों में भर कर काले साए में मिल जाओ ना। मोनिका हैरानी के साथ कहती है, इतनी रात में कौन गाना गा रहा है, वो भी इतनी मधुर आवाज में? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए ही गा रहा हो। उस आवाज में एक जादू सा था, ऐसा जादू जिससे मोनिका के अंदर का सारा डर निकल गया था। वो भूल गई थी कि वो किसी सुनसान जंगल में थी और कुछ देर पहले डर के मारे कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सपनों का राजकुमार आ गया हो जो उसके लिए गाना गा रहा था। गाने की आवाज फिर सुनाई देने लग जाती है तो वो नोटिस करती है कि गाने की आवाज कहीं दूर से नहीं बल्कि उसके सामने से आ रही थी। वो तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि सामने की झाड़ियों में हलचल हो रही थी। वो समझ जाती है कि झाड़ियों के पीछे कोई तो था जो वहीं पर खड़े होकर गाना गा रहा था। वो झाड़ियां ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए मोनिका जल्दी जल्दी अपने कदम झाड़ियों की तरफ बढ़ाने लग जाती है। पर जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचती है वो हैरान रह जाती है। मोनिका बड़बड़ाती है, ये क्या, आवाज तो यहीं से आ रही थी, फिर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? गाने की आवाज आनी भी बंद हो गई। मोनिका अपने आसपास देख ही रही थी कि फिर उसे अपने सामने की झाड़ियों में हलचल होती हुई दिखाई देती है। पर इस बार उसे एक लड़का भी दिखाई देता है। उसका मुंह दूसरी तरफ था जिस कारण मोनिका को उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। पर वो लड़का हट्टा कट्टा था। उसका बदन वैसा ही था जैसा मोनिका को अपने होने वाले पति में चाहिए था। वो लड़का पूरी तरह फिट था, जो किसी भी स्त्री की सारी काम इच्छाएं पूरी कर दे। एक हल्की सी सफेद रोशनी उस लड़के पर गिर रही थी। वो रोशनी कहाँ से आ रही थी ये तो पता नहीं चल रहा था, पर इतना जरूर समझ में आ रहा था कि उस अंधेरे में वो हल्की सी रोशनी इसलिए दिखाई दे रही थी ताकि अंधेरे में मोनिका को वो लड़का दिखाई दे। वो लड़का फिर गाना गाते हुए कहता है, आओ 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 ना, प्यार के बोल गाओ ना। मोनिका उस लड़के को आवाज लगाते हुए कहती है, जरा सुनो। वो लड़का मोनिका के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है और गाना गाते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। मोनिका फिर उस लड़के को आवाज लगाते हुए कहती है, रुको, जरा सुनो तो। वो लड़का अपने कदम आगे बढ़ाता रहता है। मोनिका के मन में न जाने क्या आता है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम उस लड़के की तरफ बढ़ाने लग जाती है। वो लड़का गाना गाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था और मोनिका सबसे बेखबर कि उसका बैग पीछे ही छूट गया है जिसमें उसका सामान रखा हुआ है। वो तो बस उस लड़के का पीछा करने में मस्त हो गई थी। उस लड़के की आवाज में एक मधोशी सी थी और उस मधोशी में मोनिका खो गई थी। मोनिका उस लड़के का पीछा करते करते ग्रेवयार्ड कोठी तक पहुंच गई थी। वो लड़का गाना गाते हुए ही ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाता है। मोनिका भी उसके पीछे पीछे कोठी के अंदर घुस जाती है। इस वक्त ग्रेवयार्ड कोठी में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। वो लड़का अभी भी गाना गा रहा था और गाना गाते हुए ही उसी कमरे में जा रहा था जिस कमरे में पहले युग रहा करता था। मोनिका एक अलग ही दुनिया में खो गई थी और वो दुनिया थी मधोशी की दुनिया। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की आवाज सुनाई दे रही थी। मोनिका देखना चाहती थी कि वो लड़का कैसा दिखता था। वो जानना चाहती थी कि वो लड़का कौन था। इन्हीं सारे सवालों का जवाब उसे युग के कमरे तक ले आया था। वो लड़का कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है और वहीं पर आकर गाना बंद कर देता है। मोनिका जैसे ही कमरे के अंदर आती है, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पर इस वक्त वो उस पर ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान उसके सामने खड़े उस लड़के पर था। वो उस लड़के का चेहरा देखना चाहती थी। उसके अंदर उतावलापन बढ़ते जा रहा था। मोनिका फिर उस लड़के से कहती है, कौन हो तुम और जंगल में गाना क्यों गा रहे थे? वो लड़का कुछ जवाब नहीं देता है। मोनिका उस लड़के की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपने सवाल उस पर थोपते हुए कहती है, मैंने कहा कौन हो तुम? वो लड़का गाना गाते हुए कहता है, मैं ही हूं तेरा यार, मैं ही हूं तेरा प्यार, आजा मेरी बाहों में मेरी जान एक बार। मोनिका उस लड़के का गाना सुनकर फिर मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है। मोनिका उस लड़के के पास जाती है और उसे छूते हुए कहती है, जरा अपना चेहरा तो दिखाओ, मैं देखूं तो सही इतनी दिलकश आवाज के पीछे का चेहरा कैसा दिखता है। इतना कहकर मोनिका उस लड़के को पीछे पलटने लग जाती है।
जब वो लड़का पीछे घूमता है और मोनिका उस लड़के का चेहरा देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उस लड़के के चेहरे में वो रंगत थी कि हर लड़की उसमें रंगना चाहे। उसकी आंखों में वो गहराई थी कि हर लड़की उसमें डूबना चाहे। जितना जादू उस लड़के की आवाज में था उससे कहीं ज्यादा जादू उस लड़के के चेहरे में था। वो काफी स्मार्ट था। मोनिका मंत्रमुग्ध रह गई थी उस लड़के को देखकर। वो एकटक नजर से उसे ही देखे जा रही थी। मोनिका फिर उस लड़के की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहती है, कौन हो तुम? वो लड़का गाते हुए कहता है, आओ 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 ना। वो लड़का इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही मोनिका उसके लबों पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, अब बस करो, आ तो गई, और कितना बुलाओगे मुझे? तुम बोल रहे थे ना कोई तुम्हें अपनी बाहों में भरे। मैं भरूंगी तुम्हें अपनी बाहों में। तुम बोल रहे थे ना कोई तुम्हारे साए में मिले, मैं मिलूंगी तुम्हारे साए में। वो लड़का बड़े प्यार से कहता है, तुम मिलोगी मेरे साए में? मोनिका लड़के की आंखों में देखते हुए ही हामी भरते हुए कहती है, हाँ मैं मिलूंगी तुम्हारे साए में, तुम्हारे अंदर समा जाऊंगी मैं पूरी तरह। लड़का कहता है, तुम्हें दर्द होगा बहुत। मोनिका पलट कर कहती है, मैं हर दर्द सहने के लिए तैयार हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसे दर्द मैं कितनी बार सह चुकी हूँ। वो लड़का कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी उसी वक्त मोनिका उसके मुंह पर फिर से उंगली रखते हुए कहती है, अब बस करो, रात भर बस बातें ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा, जल्दी समाओ मेरे अंदर, बना लो मेरे रोम रोम को अपना। इतना कहकर मोनिका खुद अपने कपड़े उतारने लग जाती है। मोनिका को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उस लड़के को देखकर उसके अंदर की काम इच्छा तीव्र हो गई थी। मोनिका अगले ही पल पूरी तरह निर्वस्त्र हो जाती है। उसके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था। मोनिका जब अपना सिर ऊपर करती है तो देखती है कि वो लड़का भी पूरी तरह निर्वस्त्र हो गया था। मोनिका ये देखकर हैरान थी कि उस लड़के ने कब अपने कपड़े उतार लिए थे, क्योंकि जब वो अपने कपड़े उतार रही थी तब तो उसने उस लड़के के बदन में जरा भी हलचल नहीं देखी थी। वो सीधा ही खड़ा था। पर मोनिका इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान उस लड़के के नग्न बदन पर था, जिससे उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। मोनिका अगले ही पल उस लड़के के सीने पर हाथ फेरने लग जाती है और वो लड़का भी मोनिका को अपने सीने से कसकर सटा लेता है और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे बिस्तर पर ले आता है। मोनिका ने पूरी तरह अपने आप को उस लड़के को सौंप दिया था, जैसे वो लड़का मोनिका के साथ जो करना चाहे कर सकता था। इस वक्त वो लड़का मोनिका के बदन के हर अंग को बार बार चूमे जा रहा था और मोनिका अपनी आंखें बंद करके उसके हर एक चुंबन को महसूस कर रही थी। मोनिका धीरे धीरे सिसकियां भरने लग गई थी। मोनिका के बदन को चूमते हुए ही वो लड़का अपने दोनों हाथों से उसकी जांघों वक्षों को मसले जा रहा था। मोनिका अपनी आंखें बंद रखते हुए ही आहें भरते हुए कहती है, अब बस तुम चूमते ही रहोगे या मुझ में समाओगे भी? अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। समा जाओ मुझ में, समा जाओ, बना लो मुझे अपना साया, बना लो। मोनिका के इतना कहते ही वो लड़का मोनिका के बदन के ऊपर चढ़ बैठता है। उसके बदन को मसलते हुए ही उसके साथ काम क्रीड़ा करने लग जाता है। कमरे के अंदर मोनिका की सिसकियों की आवाज गूंजने लग गई थी। मोनिका का बदन पसीने से लथपथ होने लग गया था। तापमान ठंडा होने के बावजूद उसका बदन तप रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरते जा रहा था, मोनिका की सिसकियां भी बढ़ते जा रही थी, पर उस लड़के की फुर्ती कम नहीं हो रही थी। ये देखकर मोनिका हैरान रह गई थी। उसे लगा था 5-6 मिनट में ही वो लड़का टूट जाएगा, पर उसने मोनिका के बदन को ही तोड़कर रख दिया था। जिस काम क्रीड़ा में उसे मजा आ रहा था वही मजा अब उसके लिए सजा बनने लग गई थी। उसका बदन उसका साथ छोड़ने लग गया था। मोनिका दर्द से कराहते हुए कहती है, बस अब रुक जाओ, बस करो। पर वो लड़का रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो काम क्रीड़ा में ही लगा हुआ था। मोनिका घबराते हुए कहती है, कौन हो? बोलो कौन हो तुम? तुम कोई आम इंसान नहीं हो, बोलो बोलो कौन हो तुम? वो लड़का डरावनी आवाज में कहता है, मैं इंसान नहीं हैवान हूं, और इस हैवान का नाम है साया, मौत का काला साया। मोनिका जैसे ही उस लड़के की डरावनी आवाज सुनती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके अंदर की सारी काम इच्छा मर जाती है। मोनिका अपने हाथों से उसे अपने बदन से दूर करने लग जाती है, पर उसी वक्त वो लड़का उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बिस्तर से ही सटा देता है। मोनिका के बदन में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो उस लड़के को अपने बदन के ऊपर से हटा सके। वो पूरी तरह उस लड़के के कब्जे में थी। मोनिका चीखते हुए कहती है,
मैंने कहा दूर हटो मुझसे, बस बहुत हुआ, छोड़ो मुझे, जाने दो। वो लड़का काम क्रीड़ा करते रहता है। मोनिका की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है, पर उस लड़के पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। वो संभोग करते रहता है। अगले ही पल वो मोनिका के लबों को चूमने लग जाता है और चूमते हुए ही मोनिका की जुबान को अपने मुंह में दबोचता है और अपने पैने दांतों से काट खाता है। मोनिका की जुबान कट से कट जाती है। उसकी जबान से खून बहने लग जाता है। मोनिका दर्द से कराहते हुए चीखती है, आह! मोनिका को दर्द से कराहते हुए देख वो लड़का मुस्कुराने लग जाता है। ऐसा लग रहा था मोनिका की दर्द से भरी चीखें सुनकर उसे बहुत मजा आ रहा हो। वो मोनिका के बदन के हर एक अंग के साथ इस तरह खेले जा रहा था जैसे वो कोई खिलौना हो। मोनिका का मुंह उसके खून से सन गया था। वो लड़का अपनी लंबी जुबान से उसका खून चाटने लग जाता है। मोनिका चीखती रहती है। उसके पास चीखने के अलावा अब और कोई चारा नहीं बचा था। वो लड़का मोनिका के बदन पर ही चढ़ा हुआ था। देखते ही देखते मोनिका का सफेद बदन काला पड़ने लग जाता है। ये देखकर मोनिका की जान हलक में आ जाती है। उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं। वो सांस नहीं ले पा रही थी। मोनिका के बदन के ऊपर जो लड़का चढ़ा हुआ था, देखते ही देखते उसकी आंखें पीली होने लग जाती हैं। सिर्फ आंखें ही नहीं, उसका बदन भी काला पड़ने लग जाता है और वो काले साए में बदलने लग जाता है। मोनिका अपने लंबे नाखूनों से चादर को फाड़ने लग जाती है। हाथ पैर यहां से वहां मारने लग जाती है, पर उस काले साए पर उसका कुछ असर नहीं पड़ता। वो उसे अपने बदन पर से हटा नहीं पाती है। जब मोनिका काले साए को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। न वो चीख पाती है, न चिल्ला पाती है, जैसे वो अधमरी हो गई हो। वो समझ गई थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कोठी के अंदर आकर। मोनिका का बदन भी पूरा काला पड़ गया था, उस काले साए की तरह ही, जैसे वो उसके अंदर समा गया हो। वो काला साया अपनी पूरी जान से मोनिका के बदन पर आखिरी वार करता है और मोनिका कसकर दर्द से कराहते हुए चीखती है, आह! इसी चीख और आखिरी आंसू के साथ मोनिका अपना दम तोड़ देती है। मोनिका की आखिरी चीख बार बार ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजती रहती है। इस तरफ हवेली के अंदर युग ने एक नई पेंटिंग बनाई थी और वो नई पेंटिंग वैसी ही दिख रही थी जो उसने टेप जोड़ जोड़ कर अपनी बाकी की पेंटिंग को फाड़ कर बनाई थी। उसने वैसी ही पेंटिंग बनाई थी ताकि टेप से चिपकी हुई पेंटिंग अच्छे से देखी जा सके। उस पेंटिंग के सबसे निचले हिस्से में किश्नोई नदी बह रही थी। वो किश्नोई नदी के बंगलामुड़ा घाट का किनारा था या फिर रोंकामुचा घाट का, ये समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ नदी ही दिखाई दे रही थी और वहीं पर पेंटिंग में ही एक बड़ा सा अपराजिता का पेड़ था जिसकी पत्तियां नीचे बिखरी हुई थी। सबसे ऊपर आसमान था जिसमें कुछ बादल बने हुए थे और उन बादलों से ही पानी बह रहा था जो नीचे आकर झरने का रूप ले रहा था, जिसके अगल बगल पहाड़ और जंगल था। उसी झरने के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था और झरने का पानी सीधे शिवलिंग पर ही गिर रहा था। पेंटिंग बनाने के बाद युग एकटक नजर से उसी पेंटिंग को देखे जा रहा था। वो खो सा गया था उस पेंटिंग को देखने में। उसकी रम की बोतल खाली हो चुकी थी और साथ में सिगरेट का पैकेट भी, जो पेंटिंग बनाने से पहले भरी हुई थी। कमरे के अंदर अजीब सी गंध फैली हुई थी जो रम और सिगरेट के ऐश की थी।